देखो भाई, हालात जैसे भी हैं, हालात तो खराब है। सही है, चाहे वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हो या वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के हो। सबसे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं। मुझे कोई ये समझा दे कि केएल राहुल की टीम में जगह बन कर रही है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उसकी जगह क्यों नहीं है, उसकी जगह है टीम में। वो खेलना डिजर्व करता है, लेकिन सवाल ये है कि वो कहाँ खेलना डिजर्व करता है। पे ओपनिंग पे, वन डाउन, छठे सातवें, क्योंकि वो ट्राई तो हर जगह हो चुका है और हर जगह ट्राई होने के बाद आज उसकी ट्रायल्स का दूसरा दिन था जहां पे वो वन डाउन बैटिंग के लिए आए थे। क्योंकि हमारे रोहित शर्मा जो सर है, हमारे वड़ा पाव, हमारे कोचू जो है ना, कोचू, उनको जो है ना, बस वो थक गए थे छठे नंबर पे आते आते। उन्होंने पिछली वाली में तो कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि आई विल बैट समवेयर इन द मिडिल। बट जैसे ही उन्होंने देखा था कि केएल राहुल भाई साहब थोड़े से आउट ऑफ टच हो रहे हैं, वैसे इतना कोई गंदा फॉर्म में वो था नहीं, बट स्टिल हम कह देते हैं। जैसे ही उनको फील है कि केएल राहुल थोड़े से आउट ऑफ टच है, उन्होंने केएल राहुल की जगह ही बदल दी और केएल राहुल को शुभमन गिल के नंबर पे खिला दिया और शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया। रोहित शर्मा जो है ना, विजन तो असली उसका है, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो बिल्कुल वो है ना, पीनट्स हैं उसके सामने। जो दिमाग वो रखता है, उसका पेट उसके दिमाग से ज्यादा छोटा है। वो इतना वर्सेटाइल कैप्टन है और वो केएल राहुल को वर्सेटाइल बैट्समैन बना रहा है कि तू किसी भी नंबर पे किसी भी सिचुएशन में बैटिंग कर सकता है। तुझे नहीं पता, लेकिन तू कर सकता है। रोहित शर्मा भाई साहब ने बिल्कुल कबाड़ा बना के रख दिया है इंडियन टीम का, और उनको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि वो कैप्टन है भाई। कैप्टन को हटाओगे तुम लोग? इतनी औकात तुम लोगों की? असली हकीकत ये है कि केएल राहुल ने शुभमन गिल को रिप्लेस करा है। रोहित शर्मा तो टीम में था ही, और ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये हकीकत है। बहुत ही खराब हकीकत है। लेकिन शुभमन गिल वैसे भी ऑन दी अदर साइड देखा जाए तो शुभमन गिल भाई साहब की एवरेज कोई इतनी बेहतरीन नहीं थी कि यार उसको क्यों ड्रॉप करा। उसके अलग से फैन बेस उठ गई है कि इसको क्यों ड्रॉप करा। भाई उसकी 36 की एवरेज थी यार। मतलब उसने, मुझे याद नहीं पड़ रहा, उसने बीजीटी में लास्ट 50 कब हिट की थी, वो 30-30 रन पे ही जा रहा था। तो अपनी वो 36 की एवरेज तो उसकी मेंटेन हो रही थी, लेकिन फिर भी नहीं बन रही थी उसकी टीम में जगह। अगर उसको ड्रॉप करा भी है तो कोई कोई अकलमंद प्लेयर ले आओ, कुछ तो ले आओ। रोहित शर्मा सर ही वहां पे जगह पे अदला बदली हो गई। खैर, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे आते हैं। क्या बैटिंग करी है यार। डे वन के सम्स पे जब 311 पे 6 ऑस्ट्रेलिया बैठी थी, मुझे वाकई में फील नहीं आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया 400 तक भी बना पाएगा, बिकॉज इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया था। बुमराह ने विकेट्स निकाली, और सिराज तो उसके तो बाद में आते हैं, उस पर जरा बाद में आते हैं। आकाशदीप ने 2 विकेट्स लिए हैं, जडेजा ने 3 विकेट्स लिए। ये तो इनके ओवरऑल स्टैट्स है, लेकिन जब 311 पे 6 थे तब उस वक्त आकाशदीप की एक थी और वॉशिंगटन सुंदर उस वक्त एक लेके गया था, तो ओवरऑल विकेट सब में बटी हुई थी। ये अचानक से क्या हो गया? वक्त इतना गंदा बर्बाद हुआ है इंडिया के लिए। मतलब देखो, इंडिया अब ऑलमोस्ट डब्ल्यूटीसी के फाइनल से तो बाहर हो चुका है, क्योंकि अभी जो 310 की प्यारी सी ट्रेल रखी हुई है ना इंडिया के लिए पीछे, जो डेफिसिट उन लोगों के लिए पड़ा हुआ है, वो डेफिसिट ही है। बिकॉज इंडिया से तो वो नहीं हो रहा, और इंडिया को तकरीबन 2 बारियां तो लगेंगी इस डेफिसिट को पूरा करने में, क्योंकि अभी जो कबाड़ा हो चुका है ना इंडिया का, 153 पे 2 आउट, उसके बाद जो अभी 164 पे ये 5 आउट पे दिन खत्म करते हुए जा रहे हैं। मैं सोच के बैठ गया था कि यार इंडिया जो है ना, हल्की टीम नहीं है। विराट कोहली को जितने भी लोग गालियां दे रहे हैं, कोई न्यूज आई है कि ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर ने विराट कोहली को कोई वाइट डॉग कह दिया। हालांकि वो भी बहुत गलीज हरकत थी उसकी, उसको नहीं कहना चाहिए था ये, बट स्टिल कोई यहाँ पे देखता नहीं है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में विराट कोहली की फोटो जोकर के तौर पे बना के पहले न्यूज़पेपर के पहले पेज पे छाप दी गई। ये मेंटेलिटी और ऑस्ट्रेलियंस की, और तुम लोग ऑस्ट्रेलियंस के साथ सिंपैथी कर रहे हो। विराट कोहली ने तो फिर भी धक्का मारा था। तो देखो, दूध का धुला हुआ तो कोई भी नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस भले ही सफेद है, लेकिन दूध के धुले वो भी नहीं है। हम भी नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं है, दोनों गंदे हैं। बस दोनों को सिंपैथी चाहिए होती है और एक दूसरे के मुंह पे बैठ रहे होते हैं और एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं इसी चक्कर में। तो यार, यही है। खैर, इंडिया की बैटिंग की बात हो रही थी यहाँ पे। इंडिया की बैटिंग जो है, 153 पे 2, रोहित शर्मा ने जो गंद किया उस पर भी आते हैं। वहां से बनता नहीं था इंडिया का बिखर जाना। वो आखिरी के 5-10 मिनट ऐसी गंदगी फिर गई कि यार, बंदा किस तरह से इस चीज को अपने दिमाग में रखे कि यार 153 पे 2 से अब 164 पे 5 है। वो रन आउट जो है ना, उस पे भी अब विराट कोहली सर को गालियां पड़ रही हैं कि अब वो भी शामिल है। अब देखो, उस रन आउट में ना विराट कोहली का हाथ है, सच बता रहा हूँ। वो जायसवाल भाग गया था, विराट कोहली वो भाग नहीं सकता था यार। कोशिश ही कर लेता, 82 पे था यार।
बेचारा, उसने कोई चांस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। चलो सही है, विराट कोहली की विकेट का लॉस होता, विराट कोहली खुद 35 पे आउट हो गया कुछ 1-2 ओवर बाद। अब विराट कोहली टीम के सीनियर तरीन प्लेयर है, रोहित शर्मा तो स्पैम फोल्डर में रखा हुआ है, उसको तो कोई देख नहीं रहा। विराट कोहली की ही जिम्मेदारी बनती थी यहां से कि वो अब टीम को उठा के चले। विराट कोहली दोबारा पीछे दूर भाग गए। उसके बाद फिर उनका नाइट वॉचमैन भी आउट हो गया। ये 3 विकेट्स इंडिया के लिए इतनी भारी साबित होंगी, आकाशदीप की भी एडेड है इसमें, क्योंकि आकाशदीप नाइट वॉचमैन के तौर पे आया था। जो जडेजा ने अभी चौका मार के दिन खत्म करा है, वो कल कर सकता था। अब दोनों बैट्समैन पे, पंत और जडेजा पे इतना स्ट्रेस होगा कि मेरा कद्दू कल ये लोग टिक पाएंगे पहले सेशन में। मुझे नहीं पता, गौतम गंभीर सर हमारे जो मेंटेलिटी रखते हैं दिमाग में कि एक छक्के ने मैच नहीं जितवाया था, तो एक कंबाइंड टीम एफर्ट भी तो दिखे हमें सामने से। ब्रेनलेस या तो इसके फैसले या रोहित शर्मा के हैं, बिकॉज निहायती कोई थर्ड क्वालिटी की माल फूकते हुए ये लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि जिस तरह के फैसले इन लोग के हैं ना, रोहित शर्मा को ऊपर बैटिंग पे भेज दिया, वो भी 3 बना के चला गया, भला बताओ। रोहित शर्मा को बस बस एक उंगली होती है। ये रोहित शर्मा की तरह स्टैट्स देखो तुम लोग, आखिरी की 14 इनिंग्स के 155 रन स्कोर किए, 150 है इसमें बस। तो यार इस तरह की माइंडसेट के साथ जिस प्लेयर की फॉर्म ही गंदी चल रही है, वो फिर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह दो कैप्टन है टीम का, क्या कर सकते हैं। इंडिया की टीम के सितारे गर्दिश में नहीं है, उनकी पूरी बोट ही उल्टी है। और वो ठीक तभी हो सकती है या तो हमें कुछ चमत्कार जो दिख जाए बैटिंग में, क्योंकि ये टेस्ट मैच जीतना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो गया। ये ड्रॉ की तरफ जरूर जा सकता है अगर इंडिया जो है, जैसे याद है तुम लोगों को जब वो तीसरे टेस्ट मैच में फॉलो ऑन अवॉइड हुई थी तो कितना खुश हुए थे सब, ये तालियां मार रहे हैं, ये खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। हमें वो मोमेंट दोबारा देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इंडियन टीम की खुशियां हमें दोबारा देखने को मिल सकती हैं, और जिस तरह से इंडिया जब फॉलो ऑन अवॉइड करने के बाद खुश होगा, बेहतरीन मोमेंट होगा वो। इंडिया की बॉलिंग पे मोहम्मद सिराज हमारे डीएसपी सर, सल्यूट। बॉय ने सेंचुरी दी है, आई मीन सॉरी, सेंचुरी स्कोर की है और एक भी विकेट नहीं ली। क्या बेहतरीन पप्पी देने वाले फिगर्स हैं ये। मतलब कि कौन इमेजिन कर सकता था कि मोहम्मद सिराज सेंचुरी मारेगा, और सेंचुरी ऑफ नोट। भाई साहब गेम घुमा दिया उसने। अग्रेशन इंक्लूडेड, बेल्स चेंजिंग अग्रेशन भाई, कभी एक इधर एक उधर। ये मोहम्मद सिराज इज अहेड ऑफ हिज टाइम। यस, वो विजनरी है। इंडिया की पूरी टीम में विजनरी प्लेयर्स हैं। रोहित शर्मा का विजन देख लो, मोहम्मद सिराज का विजन देख लो, गौतम गंभीर का विजन देख लो। अब बताओ इंडिया की टीम बैकफुट पे, अरे घंटा ये सब प्लान का हिस्सा है। अभी देखना कल इंडिया कैसे 300 पे जब फॉलो ऑन अवॉइड करके बैठेगी, तालियां बजेंगी। यही तो वो चाह रहे हैं। देयर गोल इज नॉट टू विन दिस वन एज वेल। उनका गोल है 5वां जीत के ट्रॉफी घर ले जाने का। WTC भाड़ में जाए। वैसे भी अगर इस सीरीज ड्रॉ हो गई तो इंडिया के पास ट्रॉफी आ ही जानी है, बट स्टिल क्या बेहतरीन इंडिया की परफॉर्मेंस, बिल्कुल पप्पियां चुम्मियां देने का दिल करता है, बेहतरीन। खैर फिर उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा मैच हमारा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। बिल्कुल बेहतरीन एक पाकिस्तान इंडिया की मोहब्बत वाला ये एक सिलसिला चल रहा है, जहां सुबह को इंडिया जलील होता है और दोपहर और शाम में पाकिस्तान। जब पाकिस्तान हमारे शान मसूद सर, आप बॉलिंग करने के लिए आपकी टीम उतरी, तो आपने खुर्रम शहजाद से क्यों नहीं करवाया ओपनिंग स्पेल दिन का। उस वक्त आपने मोहम्मद अब्बास को तो डाला ही डाला, खुर्रम शहजाद को क्यों नहीं भेजा। खुर्रम शहजाद ने 2 विकेट्स ली थी ना जब दिन शुरू हुआ था, और साउथ अफ्रीका 82 पे 3 आउट थे, तो उस वक्त भी मेजॉरिटी विकेट्स खुर्रम शहजाद की थी। क्या वो पूरी रात इतना सही से सोया हुआ नहीं था जो वो विकेट नहीं ले सकता था। यार क्या बातें कर रहे हो यार, निहायती फजूल, निहायती थर्ड क्वालिटी की बिल्कुल बकवास उसकी कैप्टनसी। 9th विकेट नहीं ली जा रही यार उससे। वो कॉर्बिन बोश, उस पर जरा अब आऊं मैं ठीक से, वो 81 मार गया यार। पहला डेब्यूटेंट है ये साउथ अफ्रीका का, या मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का पहला डेब्यूटेंट है जिसने 4 विकेट्स भी ली अपनी पहली इनिंग्स में, और अपनी पहली इनिंग्स में उसने 50 भी स्कोर करी है बैट के साथ। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ किसी भी डेब्यूटेंट को ले आओ, उसका कैरियर बन जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। इनफैक्ट कैरियर तो छोड़ो, जिंदगी। वो रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान वाली परफॉर्मेंसेस से ही कमाएगा, किताब लिखेगा वो आगे जाके और बताएगा कि मैंने अपना डेब्यू किया पाकिस्तान के खिलाफ। वहीं पे खुलासा, खत्म, फिनिश।
वो खेला ही एक ऐसी टीम के खिलाफ है जो कि कैरियर बनाने में ज्यादा फेमस है दूसरों के, अपने तो वो तबाह बर्बाद करके रखे हुए हैं, साइड पे छोड़े हुए हैं। लेकिन क्या बेहतरीन शान मसूद की कैप्टनसी, एक कार्बन कॉर्बन जो भी उसका नाम है, कार्बन पूरी गैस निकाल दी तुम लोगों की। कॉर्बन बुश आउट नहीं हुआ तुम लोगों से, 81 पे था वो। कॉर्बन बुश इन लोगों से तीसरे वनडे में भी आउट नहीं हुआ था, वो तो दूसरी साइड से विकेट्स उड़ गई थी। इस दफा भी वही हुआ, या तो कॉर्बन बुश कभी आउट ही ना हो पाकिस्तान के खिलाफ, वो आज तक आउट नहीं हुआ है वो ओडीआईज में, और अभी ये टेस्ट में वो अभी तक आउट नहीं हुआ जब भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करी है। बेहतरीन भाई, 213 पे 8, वहां से 300 बना गया साउथ अफ्रीका। ये एक अजीब सा फिनोमिना है जो कि साइंटिस्ट भी कभी साबित कर नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया, टेल एंडर्स ने कैसे बना लिए इतने रन। चलो सही है, 213 पे 8, 30-40 मार दो, उसमें जोड़ दो। 254 पे 9 आउट थे, वहां से 300 बना के बैठ गया साउथ अफ्रीका। भला बताओ, स्पिनर्स तो लेकर ही नहीं आने। अगर एक पिच की रेपुटेशन है कि वो स्पिनर्स के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है, सीमर्स के लिए ज्यादा है, तो यार तुम सीमर्स ही भरते रहोगे। मुझे अभी तक शान मसूद की सही से दिमाग की कैप्टनसी का वो जो साइकीपन होता है ना, वो समझ नहीं आ रहा है कि वो जब कैप्टनसी कर रहे होते हैं, वो आमिर जमाल को खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास से ज्यादा बेहतर बॉलर समझता है। आमिर जमाल को मैंने बहुत दफा देखा है कि वो जब भी लग रहा है कि हालात खराब है, आमिर जमाल को ले आता था, हालांकि उस वक्त उसको स्पेल कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। नसीम शाह, उसकी भी फिटनेस पता नहीं कैसे खराब हो गई, उसकी तो बिला वजह की आउट ऑफ नोवेयर नॉन सेंस बात है कि उसकी फिटनेस अपने आप खराब हो रही है। उसके बाद रीजन अभी क्या था भाई, तू आराम से रेस्ट लेके बैठा हुआ था, इतना टाइम था तेरे पास अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करने का, तू कैसे नहीं कर पाया भाई। उसने लंच के बाद तो उसने 3 विकेट्स ली, अच्छी विकेट्स थी वो, मतलब वरेना को आउट किया उसने और यंसन को उसने आउट किया, तो यार वो विकेट उसने अच्छी ली थी। लेकिन वही फिर वही टेल एंडर, जितने रन इनका टॉप ऑर्डर बना नहीं पाया, उतने रन हमने टेल एंडर से बनवा लिए, और अभी वही पूरे कर रहे हैं दोस्तों। 88 पे 3 आउट है, 90 की ट्रेल थी, मुझे लगा इन 90 की ट्रेल में तकरीबन हमारे 3-4 विकेट्स तो लगेंगे, अभी 3 तो लग गए। यस, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, 3 तो लग गए, चौथा या पांचवा लग सकता है क्योंकि अभी भी 2 रन रहते हैं। अभी तो बैड लाइट की वजह से गेम को पहले ही को कॉल ऑफ कर दिया गया, वरना अभी हम शायद 4 पे आउट होते। पाकिस्तान की बॉलिंग जितनी बकवास थी, उतना ही थोड़ा बेहतर उनका बैटिंग का आगाज था। सैम अयूब बहुत हमें कंफर्टेबल लगा खेलते हुए, जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहा था, बस वो एक रबाडा की एक अच्छी बॉल पड़नी थी, सैम अयूब का गेम हो गया। सैम देखो, सैम अयूब को मत कहो कुछ, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, उसने जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए खेला है, वो बॉल एक दफा देखो यार, वो बॉल कितनी प्यारी, उसने बॉल उसने बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बैट और पैड के बीच में पिच करा के बाहर निकाली है। कोई भी वर्ल्ड का टॉप का प्लेयर ही क्यों ना होता, उसको वाकई में यही आती कि ये बॉल अंदर आ रही है, वो बॉल बाहर स्विंग हो गई। यार ये रबाडा की ब्यूटी है, एक वजह से वो लेजेंडरी बॉलर माना जाता है हमारे इस टाइम का, इस दौर का। तो यार ये कह सकते हैं कि उसको बॉल बड़ा अच्छा लग गया, वरना मेरे ख्याल से यार पार्टनरशिप बहुत डिसेंट थी। शान मसूद सर से तो रन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, बिकॉज एक वाहिद फॉर्मेट है जो वो खेल रहे हैं, और उसी के वो कैप्टन भी हैं। वाह व्हाट अ सरप्राइज। और उसमें वो जिस तरह से साइम के आउट होने के बाद फंस फंस के खेल रहे थे, वो स्टम्प माइक में भी आवाज आ रही थी, जंसन की एक बॉल उनके पैर पे जाके लगी, बाबर से कह रहे हैं बच गया मैं, बॉल शेप हो रहा है, शेप हो रहा है। इतनी आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज इतनी उस वक्त जिंदा थी, कैप्टनसी के वक्त मर गई थी, फौत हो गई थी। आखिरी विकेट सैम अयूब ने लिए वैसे, बाय द वे तुम लोगों को बता दूं मैं, अगर ये आगा सलमान को ले आता, जिसका ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में टूर बॉलिंग के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, ओडीआई सीरीज में तकरीबन 5-6 आउट कर चुका है वो, ये नहीं लेके आया आज सलमान अली आगा को। बस उसी मिथ पे रहना है, या उसी हकीकत पे जो बिल्कुल फैक्ट्स पे रहना है कि ये सेंचुरियन है ही पेसर्स के लिए। यार 1-2 विकेट्स के लिए स्पिनर्स भी काम आ जाते हैं, एक बेसिक चीज है, वो इनसे इम्प्लाई नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हमारी बैटिंग, खैर बैटिंग का तो क्या ही कहना, बैटिंग तो हमारी लूसी है, लेकिन हम एक इनिंग्स की डिफीट से बच गए। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि हम एक इनिंग्स की डिफीट से बच गए। और फिर कामरान गुलाम का वो आउट, यार ये अगर कहीं भी और होता ना, इतनी दफा ऐसा हुआ है कि मैचेस के बीच में जब इस तरह के जब डिसीजंस बनाने होते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा फील्डर को ही दिया जाता है, बिकॉज वो उस वक्त रिदम में होता है कैच को पकड़ने के लिए, और उसकी फिंगर्स जो है वो अंडरनीथ द बॉल होती हैं। लेकिन कामरान गुलाम का ये वाला केस जो है ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा रेयर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अनजस्टिस है कामरान गुलाम के साथ, बिकॉज वो टच कर रहा था,
घास को, सच बताऊं बॉल जमीन को टच कर रही थी। एम्पायर ने, मुझे नहीं पता बिकॉज उन्होंने तो इतने रिप्ले से भी नहीं देखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द मैच आप डिसाइड कर रहे हो और आप डिसाइड ऐसे कर रहे हो कि आप सिर्फ 2 ही रिप्लेस देखोगे उसके। मतलब पाकिस्तान ने तो चलो रिव्यू ही घटिया लिए हैं सारे आज शुरू के दिनों से, लेकिन जब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की पावर है तो आप इस तरह से उसका फायदा उठाओगे। वो मुझे नहीं पता वो कौन था थर्ड एम्पायर, मेरे ख्याल से कुमार धर्मसेना था, बट स्टिल उसके तो फैसले वैसे भी काफी लोगों को पसंद नहीं आते। कामरान गुलाम उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि आउट था, लेकिन यूजुअली ये होता है आईसीसी के रूल्स के हिसाब से बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा फील्डर को दिया जाता है, क्योंकि उसका हाथ उस वक्त इंटैक्ट होता है बॉल के साथ, और बॉल भले ही एक हल्की सी टच करके भी जमीन पे क्यों ना लग जाए उसको आउट दिया जाता है। और कामरान गुलाम उसी चीज का शिकार हो गए, और वही एक मोमेंट था मैच का जहाँ पे हमारी क्या कह सकते हैं सही वाली पैक हो गई थी, क्योंकि अभी मोहम्मद रिजवान का आना बाकी है। बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबर आजम से सेंचुरी चाहिए सर। बाबर आजम सर, आपका मजाक बहुत उड़ चुका है। कभी तो पाकिस्तान के काम आ जाओ, एक इम्पॉर्टेंट सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए अगर सेंचुरी बना दोगे तो पाकिस्तान का मैच सेट हो जाएगा। अगर सोचो, बाबर आजम, मैं आपसे मुखातिब होकर बात कर रहा हूं, अगर तुम कल एक सेंचुरी मार दो पाकिस्तान का मैच बन जाएगा, पाकिस्तान 300 का टारगेट दे पाएगा। सऊद शकील जो कि नहीं खेलता पेसर्स को इतना अच्छा, हालांकि वो अलग वाइब में आ रहा है, वो भाई वो अपने उससे शेल से निकल रहा है। चौके देखो उसने जो 2 यंगसन को मारे, क्या कवर्ड ड्राइव्स खेली हैं उसने बेहतरीन। बाबर आजम सर, प्लीज कल अपने 9 साल में से जो आपने 9 के 9 साल बर्बाद किए हैं पाकिस्तान के, कोई काम नहीं आया आप। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कि आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस दो और हमारी नैया पार करवा दो भाई, प्लीज भाई प्लीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। एक तो ये मनुष्यत जुड़ी पड़ी है कि जब भी दिन के एंड पे बाबर आजम नॉट आउट जाता है, अगले दिन के पहले ओवर में या पहली किसी बॉलर की स्पेल में इसने वापस पवेलियन जाना होता है। ये जिंक्स छोड़ दे भाई, तेरी सेंचुरी नहीं आई है 2024 में एक भी, और ये तेरी आखिरी इनिंग्स है इस साल की। इसको कैश इन कर और रन्स बना, ताकि तेरे चेले भी खुश हो और उसके साथ हम भी खुश हो कि तू पाकिस्तान के काम आया है भाई। थोड़ा सा प्लीज भाई, थोड़ी सी एफर्ट है। विकेट मुश्किल है, लेकिन भाई तू बहुत बड़ा प्लेयर है, स्किल है भाई तेरे पास, बाबर आजम के पास स्किल है, मैं मानता हूँ इस चीज को। कल भाई प्लीज पाकिस्तान के काम आ जा भाई, प्लीज। खैर फिर इतना ही कुछ हुआ है आज। कुछ मोमेंट जो है हमने मिस किए, जैसे कि पाकिस्तान के गंदे रिव्यूज। पाकिस्तान ने अपने तीनों के तीनों रिव्यूज खोए हैं आज। निहायत ही फजूल पाकिस्तान की रिव्यूज की जो डिसीजंस थे ना कि अब हम रिव्यू अब लेंगे। एक ये फोटो आपके सामने आई होगी जिसपे आप लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा फासला था, और यहाँ पे पाकिस्तान को फील आ रही थी कि एज हुआ है। So it was that sort of a day for Pakistan, especially in reviews and bowling and captaincy and batting. मतलब ओवरऑल पाकिस्तान का दिन ही नहीं था, बकवास दिन था। एक टीम जो कि 213 पे 8 थी, वहां से वो 300 बना कैसे गई ये पाकिस्तान ही जानता है। ये पाकिस्तान की टीम ही जानती है, ये तो शायद बल्कि कोई भी नहीं जानता होगा, पाकिस्तान को भी नहीं पता होगा कि ये क्या हो गया। ऊपर से बस वही शाहीन अफरीदी का एजेंडा, वो हम कितनी दफा दौड़ाएं कि ये लोग इतने ब्रेनलेस, इतने पागल लोग हैं कि शाहीन अफरीदी साउथ अफ्रीका में बॉलिंग नहीं कर रहा तो यार और उसको कहाँ मिलेगी अपनी जैसी फेवरेबल पिचेस। बर्बादी है भाई। वहां पे इंडिया शायद कल पैक हो जाए, और मूविंग डे में सेंचुरियन में तो वैसे भी गेम नहीं टिकती तीसरे दिन तक। एक टेस्ट मैच के तो रिजल्ट के साथ आ रहे हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है। अगर वो 14 दिन तक चला गया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने कुछ तो उखाड़ा है। बाकी इंडिया का जो है वो शायद खिंच सकता है 4 दिन तक, बिकॉज बैटिंग इतनी मुश्किल है नहीं जितनी इंडिया की बैटिंग ने हमें दिखा दिया है कि कितनी बैंड बज गई है उनकी 10-15 मिनट में। बैटिंग इतनी टफ है नहीं वहां पे जितनी टफ सेंचुरियन में। तो बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है, और दोनों एशियन टीम्स का मुझे दिवाला निकलता हुआ दिख रहा है। साउथ अफ्रीका जा रहा है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में, इंडिया शायद डब्ल्यूटीसी के फाइनल से बाहर आ रहा है। उन्होंने तो ऑलरेडी हमसे उम्मीद लगाई हुई है, हमने तो खुद से नहीं लगाई हुई, भला बताओ। तो यस, दिस इज इट, देखते हैं यहाँ से क्या होता है।